बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। वैसे तो ये लेक्चर हमने आपको मूडल और जूम पर ही देना था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई इशू क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। तो मलेरिया के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से मलेरिया पैरासाइट्स वजूद रखते हैं। उनमें आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ भी चुके होंगे। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, वाइविक्स, ओवेल और मलेरी, ये 4 पैरासाइट्स हैं जो कि कॉमन हैं। और एक नई नोवल पैरासाइट जो कि इमर्ज कर रहा है, मंकीज़ से ह्यूमन में शिफ्ट हो रहा है, उसका नाम है नोवेल्सी। वैसा ही जैसे कि कोरोना वायरस बैट से इंसान में ट्रांसमिट हो गया, ये भी वैसे ही इमर्ज कर रहा है। इसलिए अभी ये अभी हमारा इशू नहीं है। मेन जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो इन पैरासाइट्स के लिए। इनमें पाकिस्तान में जो अवेलेबल पैरासाइट्स हैं जो पाकिस्तान में रिजाइड किए हुए हैं, एंडेमिक हैं, वो फैल्सीफेरम और वाइवेक्स हैं। ये दोनों पैरासाइट्स पाकिस्तान में डिजीज़ कॉज करते हैं, पाकिस्तान में एंडेमिक्स हैं, ठीक है। और बाकी ये दो नहीं है। इसलिए हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो वाइवेक्स और फैल्सीफेरम से होता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस फैल्सीफेरम है जी, सबसे ज़्यादा डेंजरस फैल्सीफेरम है। और यही कॉमन केसेस सेरिब्रल मलेरिया के भी जो 90% केसेस होते हैं वो फैल्सीफेरम की वजह से ही होते हैं, ठीक है। और लेकिन जब बात आ जाती है डिज़ीज़ काज करने की एरिथ्रोसाइट्स के बाहर, तो उसमें ये वाइविक्स, फैल्सीफेरम और मलेरी, ये जो है, ये दोनों जो हैं फैल्सीफेरम और मलेरी, ये सिर्फ एरिथ्रोसाइट फेज़ में डिज़ीज़ करते हैं। मतलब कि इसके लिए हमें हिपैटिक क्योर की ज़रूरत नहीं होती। ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये आगे समझ आ जाती है जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो लाइफ साइकिल की तरफ आ जाते हैं। मॉस्कीटो में स्पोरोजाइट होते हैं। मॉस्कीटो ने किसी ह्यूमन बीइंग से स्पोरोजाइट लिए हैं। वो जब बाइट करेगा ह्यूमन को, तो ह्यूमन के ब्लड में वो स्पोरोजाइट को ट्रांसफ़र कर देगा। ये स्पोरोजाइट ह्यूमन ब्लड से लीवर में आने लग जाएंगे। लीवर में जाकर वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश होंगे, रेप्लिकेट होंगे। तो लीवर से जो निकलेंगे वो मीरोजाइट्स होंगे। ये मीरोजाइट जो है ना, ये एरिथ्रोसिटिक फेज़ में मतलब डिजीज़ करवाता है। और जो क्लिनिकल मलेरिया होता है वो भी मीरोजाइट ही करवाते हैं। मीरोजाइट्स क्या करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स में जाकर ये उसमें हीम को इंजेस्ट करते हैं, इंगल्फ करते हैं, खाते हैं और वहाँ पर डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। मीरोजाइट ही डिजीज़ कर रहा है। मीरोजाइट्स के आगे सेक्सुअल रेप्लिकेशन होती है, एसेक्सुअल रेप्लिकेशन होती है, जिससे गैमेटोसाइट्स बनती है। और ये गैमेटोसाइट्स ही सेक्सुअल रेप्लिकेशन करके स्पोरोजाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है सेक्सुअल लाइफ इसकी जो डिसाइड करते हैं वो गैमेटोसाइट्स हैं, ठीक है। और गैमेटोसाइट्स से फिर से स्पोरोजाइट्स बनते हैं और स्पोरोजाइट्स को फिर किसी बैक्टीरिया, किसी मॉस्किटो में जाके दोबारा से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से मीरोजाइट से ही ये दोबारा से रेप्लिकेट होकर मीरोजाइट से यहाँ से ये दोबारा से लीवर में जा सकते हैं और लीवर से दोबारा से ये साइकिल बार बार चलता भी रह सकता है, ठीक है। ये इसका मेन लाइफ साइकिल है, ठीक है। ड्रग क्लासिफिकेशन, जो ड्रग्स यूज़ होती हैं एंटी मलेरियल्स, वो टिश्यू सिजोंटिसाइड्स हो सकती है, मतलब कि जो कि लीवर स्टेज ऑफ डिजीज़ को किल करें, ठीक है। या ब्लड सिजोंटिसाइड्स हो सकते हैं जो कि ब्लड आरबीसीज के लेवल पर डिजीज़ को किल करें। गेमेटोसाइड्स हो सकते हैं जो कि सेक्सुअल फेज को किल करें, ठीक है। रेडिकल क्योर जो टिश्यू और ब्लड दोनों को, ठीक है, ब्लड दोनों को किल करे। अभी कोई भी ऐसा रिलायबल ड्रग अवेलेबल नहीं है जो कि कंप्लीट रेडिकल क्योर करे, लेकिन कुछ ना कुछ रेडिकल क्योर की ड्रग अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिकली भी दी जाती है उन ट्रैवलर्स को जो कि इंडेमिक एरियाज और मलेरिया में ट्रैवल करते हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिकली भी ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ये फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ये हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है फर्स्ट ड्रग ऑफ जो मलेरिया में यूज़ होती है, वो ड्रग ग्रुप है क्यूनोलाइंस, ठीक है। ये याद रखिए, ये लाइंस है, लोन्स, क्यूनोलोन्स एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है, ये क्यूनोलाइंस हैं। उनमें जो फर्स्ट ड्रग है वो क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन पुराने वक्तों से यूज़ हो रही है, अब ये रेजिस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। रेजिस्टेंट होने की वजह से ये अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने खुद जब रिमोट एरियाज़ और गांव में, रूरल एरिया में काम किया था तो मैंने देखा था कि मलेरिया के पेशेंट क्लोरोक्वीन को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, मतलब कि अभी भी इसकी कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी बरकरार है। तो अब क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट हो रही है या हो चुकी है, लेकिन कुछ एरिया में सेंसिटिविटी इसकी अभी भी बरकरार है। तो ये अब कहाँ पर यूज़ होती है उसके लिए आप याद रखेंगे, क्लोरोक्वीन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और दूसरी स्पीशीज़ के लिए यूज़ होती है। सेंसिटिव, रेजिस्टेंट जो एरिया क्लेम हो चुके हैं रेजिस्टेंट है, वहाँ
पर तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये यूज़ नहीं होते ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये ओरल ड्रग्स दी जाती है, ये पीक कंसंट्रेशन 3 घंटों में अचीव कर लेती है। इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 3 से 5 दिन है, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल हाफ़ लाइफ है जिसमें वो टोटली बॉडी से वॉश आउट हो जाएगी, वो क्या है 1 से 2 महीने है टर्मिनल हाफ़ लाइफ। टर्मिनल एलिमिनेशन हाफ़ लाइफ भी जिसको बीटा हाफ़ लाइफ भी कहते हैं, वो इसकी 1 से 2 महीने है। ये आप याद रखेंगे कि इसकी डेज़ और मंथ्स में है, मतलब कि ये जब आप किसी पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिकली भी देंगे तो वो एक डोज वीकली बेसिस के ऊपर भी काफ़ी रह जाती है और अमूमन दी जाती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये आपकी बुक में कैटजन में नहीं दिया हुआ, ये मैंने बाइबल ऑफ फार्माकोलॉजी गुडमैन गिलमैन से डिग आउट किया, तो काइंडली इसको फोकस करें। ये कैसे इसका मैकेनिज़्म क्या है। बेसिकली जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम का, वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स में जाता है, रेड ब्लड सेल्स में जाकर उसने हीम को सिक्वेस्टर कर देना है। उससे क्या बनेगा, ठीक है, हीम सिक्वेस्टर्ड हीम आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स होगा उसका, ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड या रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। ये जो रेडिकल्स हैं ये डेंजरस हैं सेल के लिए, तो जो पैरासाइट है वो इन रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है, और ये जो हीम है इसको फर्दर इसको प्रोसेस करके हीमोजोइन बना देता है। ये हीमोजोइन जो है ये उसको फिर यूज़ करते हैं आप एज ए एनर्जी, ठीक है। तो क्लोरोक्वीन क्या करता है, वो क्लोरोक्वीन फूड वैक्यूल ऑफ पैरासाइट में क्या कर जाता है, रिसाइड कर देता है। तो वो हीम को सिक्वेस्टर ही नहीं होने देता, उसको ब्रेक डाउन ही नहीं होने देता, और जो ब्रेक डाउन हो भी गया तो उसको हीमोजोइन नहीं बनने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेडिकल्स जो हैं वो बैक्टीरिया को पैरासाइट को किल कर देते हैं, ठीक है, प्रोटीएजेस पे किल कर देते हैं। और इसके अलावा ये जो फूड वैक्यूल्स में क्लोरोक्वीन इन ट्रैप हो चुकी है, इसको क्लोरोक्वीन ट्रैपिंग कहते हैं इस मैकेनिज़्म को। ये जो ट्रैप हो गई है वो क्या करती है, उसके पैरासाइट के बायोमोलिक्यूल्स को भी ख़त्म कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से पैरासाइट किल हो जाता है। ये इसका एक मैकेनिज़्म है। दूसरा ये है कि ये इंटरकलेट कर देता है, क्लोरोक्वीन इंटरकलेट कर देता है डीएनए के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनिन गुआनिन वगैरह के दरमियान, जो बेसिस के दरमियान, वो ब्रेक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो फर्दर उसकी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती, ठीक है। ये इसका मेन मैकेनिज़्म, दूसरा मैकेनिज़्म है ये दूसरा। और तीसरा ये बेसिकली क्या करता है, डीएनए आरएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, इटसेल्फ इनहिबिट करता है। दूसरा ये जो मैकेनिज़्म तीसरा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बेसिकली इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, और इस वजह से ये एज ए डीमार्ट भी यूज़ होता है। डीमार्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए को रेप्लिकेशन नहीं होने देता, लाइसोसोम्स को स्टेबलाइज कर देता है, ह्यूमन के लाइसोसोम को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज़्म की बात होगी, रेजिस्टेंट क्यों इमर्ज हो गई है, इसकी वजह एक तो पीएफसीआरटी जीन है। पीएफसीआरटी जीन चैनल्स बनाता है, जिसकी वजह से इन चैनल्स की वजह से ये इंटर नहीं हो सकती, क्लोरोक्वीन एंट्री कम हो जाती है, अगर हो रही है क्लोरोक्वीन तो एग्जिट होने लग जाती है, एग्जिट उसका ज़्यादा हो जाता है इस जीन की मॉडिफिकेशन की वजह से। इसी तरह PAFNDR1 एक जीन है जिसकी वजह से वो ग्लाइकोप्रोटीन्स इस्टेब्लिश करता है, उसकी वजह से भी एंट्री कम हो जाती है या फिर उसकी एग्जिट ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हीम पोलीमरेज, पैरासाइट का एंजाइम हीम पोलीमरेज वो डेवलप कर देता है। ये हीम पोलीमरेज क्या करता है, हीम पोलीमरेज ये क्लोरोक्वीन को मतलब डैमेज कर देता है और वो फंक्शनल नहीं रहती, तो ये इसकी रेजिस्टेंस के मैकेनिज़म्स हैं। अब यूजेस की बात आ जाती है क्लोरोक्वीन की, ये क्लोरोक्वीन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम फैल्सिपायरम को ट्रीट करने के लिए होता है। कीमो प्रोफाइलैक्सिस, ट्रैवलर जो ऐसे एरियाज़ में जाएँ जहाँ पर मलेरिया इंडेमिक है वहाँ पर कीमो प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होता है। अगर मेट्रोनिडाजोल फेल हो जाए लिवर एब्सेस को ट्रीट करने के लिए तो उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ में जो थर्ड मैकेनिज़्म बताया उसके थ्रू ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, के लिए, सोजर्जन सिंड्रोम के लिए भी यूज़ होता है, ठीक। बात आती है अब इसके एडवर्स इफेक्ट की। कॉमन जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है प्रूराइटस, ठीक है। अनकॉमन में क्या है, अर्टिकेरिया करवा देता है ये, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया करवाता है, हेडेक करवाता है, डिजीनेस करवाता है। ये इसके अनकॉमन एडवर्स इफेक्ट है। रियर एडवर्स इफेक्ट क्या है, G6PD की डेफिशिएंसी जिसमें होगा उसमें हेमोलिसिस करवा देता है, सीजर करवाता है, ठीक है, सीजर्स करवाता है, साइकोसिस करवा सकता है, और इस तरह के और बहुत सारे रेयर इसके एडवर्स इफेक्ट्स है। रूमेटोलॉजिकल ज़्यादा डोजेज के ऊपर इसके क्या, ये मायोपैथी करवा देता है,
ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है, इरिवर्सिबल न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करवा सकता है, जिसकी वजह से ये नहीं दिया जा सकता। आईएम और आईवी इन्फ्यूजन अगर दे तो क्या होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, हाइपोटेंशन और क्यूटी एबनॉर्मेलिटीज़, ईसीजी पे ऊपर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, इसलिए ये आईवी और आईएम नहीं दी जाती। ठीक है, क्लोरोक्वीन के बाद आ जाती है, ये भी क्विनोलाइन ग्रुप है, ड्रग है, इसका नाम अमोडिया क्वीन है। अमोडिया क्वीन एक ज़माना था कि इसको कहने लगे थे कि इसको अब मत यूज़ करो, क्यों? क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिक ड्रग थी और न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करवा रही थी। लेकिन अब जो रिसर्च आई है वो कहते नहीं, इतने इसके ये अनकॉमनली करवाती थी, अमोडिया क्वीन यूज़ कर लेनी चाहिए। तो अमोडिया क्वीन का अब कैसे यूज़ करती है, ये कम्बिनेशन में यूज़ होती है, किसके साथ होती है, आर्टिसुनेट और अमोडिया क्वीन का कम्बिनेशन यूज़ होता है। ठीक है, इसका कम्बिनेशन यूज़ होता है, इसकी हाफ़ लाइफ 14 डेज़ है। देखें इसकी कितनी अच्छी हाफ़ लाइफ है, इसलिए इसकी 2-3 डोजेज़ ही काफ़ी होती हैं। पाइपिराक्विन ये भी क्विनोलाइन ड्रग है, इसकी हाफ़ लाइफ 28 डेज़ है, इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इसका बेनिफिट है। और ये 2-3 डोजेज़ के बाद अगर कीमोप्रोफिलैक्सिस में दी जाए तो ये इत्मीनान रहता है कि ये बंदा काफ़ी अरसे तक वो मतलब कि उसको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, ये भी कम्बिनेशन में दी जाती है। इसका कम्बिनेशन किसके साथ है, पाइपिराक्विन का बेसिकली ये डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन के साथ दी जाती है। ठीक है, ये इसके साथ कम्बिनेशन में दी जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में ये पाइपिराक्विन और डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन का कम्बिनेशन डिपिप के नाम से आता है और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये क्लोरोक्वीन ग्रुप हमने पढ़ लिया, तो अब बारी आती है आर्टिमिसिनिन ड्रग ग्रुप्स की बारी आ जाती है। इसमें जो ड्रग्स हैं आर्टिमिसिनिन, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, डाईहाइड्रो आर्टिमेसिनिन, आर्टीथर और आर्टिलोनिक। आर्टीथर और आर्टिलोनिक ये बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते, ये 4 लेकिन आपको लाजमी आने चाहिए। इनकी हाफ़ लाइफ देखें 1 घंटे से 3 घंटे तक की इसके दरमियान ये करती है। मेटाबोलाइज लिवर में होते हैं, एक्सक्रीट किडनी के ज़रिए होते हैं। एंटी मलेरियल एक्शन इनका बहुत अच्छा है, नई ड्रग्स है इसलिए इनकी रेजिस्टेंस भी कम है, लेकिन ये कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं और मोनोथेरेपी को बहुत ही मतलब डिस्करेज किया जाता है। वजह क्या है, क्यों डिस्करेज किया जाता है मोनोथेरेपी को? एक तो ये देखिए इनकी हाफ़ लाइफ कितनी है, सिर्फ 2 से 3 घंटे। ठीक है, अगर अकेले दी जाए तो मुमकिन है कि दोबारा से मलेरिया हो जाए, दोबारा से मॉस्किटो बाइट हो जाए या दोबारा से वो मलेरिया में हो जाए। इसलिए इसको ऐसी ड्रग से साथ दिया जाता है जिसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा हो और वो सेंसिटिव भी हो ताकि उसका इफ़ेक्ट रहे। दूसरी, अगर हम इसको अकेला दें तो हमने इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा स्टडीड भी नहीं है, तो आपको उसके ये भी देखना पड़ेगा कि मलेरिया से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। तो इस फैटीग से बचने के लिए भी तो इसको कम्बिनेशन में दी जाती है। इसकी 2 मेन कॉजेज़ हैं, एक तो क्या कि इसकी हाफ़ लाइफ कम है तो दोबारा से ना हो जाए इसलिए इसको दिया जाता है। दूसरा क्या, फैटीग से बचने के लिए, सेंसिटिव और रेजिस्टेंट को अलग अलग करने के लिए, इसलिए इसको कम्बिनेशन में दिया जाता है। और ये हमेशा आप जहाँ भी देखेंगे कम्बिनेशन में ही देखेंगे। पाकिस्तान में आर्टिमिसिनिन के डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मलेरिया एंडेमिक है, तो इसलिए हम क्लोरोक्वीन या क्विनीन की रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में तो फिर भी यूज़ हो जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में आर्टिमिसिनिन के ही डेरिवेटिव्स ही दिए जाते हैं। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली ये रेडिकल्स बनाता है। ये रेडिकल्स क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप होकर ये क्या करते हैं, एंडोपेरोक्साइड्स क्लीवेज करवा देते हैं, जिसकी वजह से पैरासाइट किल हो जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। ये शिज़ोंटिसिडल है। ठीक है, ये तमाम रेड ब्लड सेल्स में जो मीरोसाइट्स होते हैं उसको किल करता है। गेमिटोसिडल ये सिर्फ इमेच्योर गेमिटोसाइट्स को किल कर सकता है, जो मैच्योर होते हैं उनको नहीं किल सकता। हिपैटिक स्टेज के लिए इसका कोई इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ ब्लड स्टेज पर ही इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, यूजेस क्या है, नॉन कम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के लिए यूज़ हो रहा है, कम्प्लिकेटेड के लिए यूज़ हो रहा है फैल्सीफेरम के लिए, मलेरिया सेरिब्रल मलेरिया के लिए भी इसके कम्बिनेशन में ये यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस यही है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस यही है। अब जब प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, वो किनीन विद क्लिंडामाइसिन है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन। ये अनकम्प्लिकेटेड केसेस हों प्रेगनेंसी के तो तब ये ड्रग ऑफ चॉइस है। 2nd और 3rd के लिए कौन से, ये आर्टिमिसिनिन के डेरिवेटिव्स, और फर्स्ट के लिए क्विनीन प्लस क्लिंडामाइसिन है। लेकिन अगर कम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो उसमें IV आर्टिसुनेट,
ठीक है, आर्टिसोनेट यूज़ होती है, ठीक है। इसी की अकेली जो ये है ना, ये IV आर्टिसोनेट कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए होते हैं। जनरल इसके एडवर्स इफेक्ट्स वही नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडिक करवाता है, लिथार्जी करवाता है, और लेकिन क्लेम किया जाते हैं जो एडवर्स इफेक्ट है वो मलेरिया की वजह से है, फीवर वो, और जो दूसरे एडवर्स इफेक्ट है वो ड्रग की वजह से नहीं है। हिमाटोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट में ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया करवा देता है, प्लास्टिक एनीमिया करवा देता है, और हिमोलिसिस करवा देता है, ठीक है। ये इसके न्यूरोलॉजिकल न्यूरोटॉक्सिसिटी इसकी एनिमल्स में तो वो हो चुकी है, ह्यूमन बीइंग में इतनी ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक ड्रग नहीं है। LFTs भी ज़्यादा करवाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी ये बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। आर्टिमिसिनिन और इसके डेरिवेटिव्स की बात हो गई। अब WHO ने जो रिकमेंडेड रेजिमेंट्स किए हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ये कौन कौन सी हैं? लूमी फेंट्रीन प्लस आर्टीमीथर, ठीक है। ये कहाँ पर? अमेरिका में ये कम्बिनेशन यूज़ होता है, और पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अमोडिया क्वीन प्लस आर्टिसोनेट, ये कहाँ यूज़ होता है? अफ्रीका में यूज़ होते हैं ये कम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अमोडिया क्वीन प्लस मेफ्लोक्वीन, ये कहाँ यूज़ होता है? साउथ ईस्ट एशिया। इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं? थाईलैंड आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, और इस रीजन के कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अमोडिया क्वीन और मेफ्लोक्वीन हो गया, ठीक है। पाइपीरा क्वीन और डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन, ठीक है। ये कहाँ पर? ये भी साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ होता है, साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ होता है, और पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद आ जाता है आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडॉक्साइन प्लस पायरीमिथामीन। किसी ज़माने में ये कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब बहुत सारे कंट्रीज़ में इसकी रेजिस्टेंट हो चुकी है, तो ये अब ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा। ये कम्बिनेशन आपको आने चाहिए, और इनके रीजन्स भी आने चाहिए, ठीक है। अब बारी आ जाती है थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग की, वो कौन सा है? किनीन और क्यूनिडीन। ये कई किबलस मसीह के ज़माने से ही सिनकोना ट्री की बार यूज़ होती थी फीवर को सबसाइड करने के लिए। विद द डेवलपिंग ऑफ द नेशन और वर्ल्ड ये पता चला कि वो सिनकोना बार में क्या चीज़ है? क्यूनिन है। तो क्यूनिन एक्सट्रैक्ट की गई, और फिर ये 18th सेंचुरी से तो ये रेगुलरली यूज़ होने लग गई थी। लेकिन अब ये इसका यूज़ लिमिटेड है, उसकी वजह क्या? इसके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, और हमारे पास बेटर ड्रग्स अवेलेबल हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात आए तो ये 1 से 3 घंटे में इसका पीक लेवल आ जाता है, और पीक लेवल को बढ़ाने के लिए इसकी लोडिंग डोज दी जाती है, ये बात याद रखें। हाफ लाइफ नॉर्मल बंदे में 11 घंटे है, डिजीज़ जिसको मलेरिया हो चुका है उसमें हाफ लाइफ 18 घंटे। इसमें क्यों ज़्यादा हो गई है? क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। मेटाबोलाइज लिवर से हो रहा है, एक्सक्रीट किडनी से हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है जो क्लोरोक्वीन का था, क्या हीम के साथ बाइंड कर देगा, उसको डिटॉक्सीफाई नहीं होने देगा, और ये जब डिटॉक्सीफाई नहीं होगा तो वो हीमोजोइन नहीं बनेगा, और फिर वो पैरासाइट को किल कर देगा। दूसरा क्या, ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है DNA में, उसको फिर वही ट्रांसलेशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता। सिजोंटिसिडल चारों मलेरिया की स्ट्रेन्स के लिए है, गेमिटोसिडल वाइवेक्स और ओवेल के लिए है, ठीक है। लीवर स्टेज पर ये इफेक्ट नहीं करता, इसके लिए इसका कोई रोल नहीं है। रेजिस्टेंस इसकी किसकी वजह से डेवलप हो रही है? उसका PFMDR जीन है, जिसकी वजह से वो ट्रैप नहीं कर सकता क्विनीन को, और इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। और कहाँ पर रेजिस्टेंट है? साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, थाईलैंड में इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। थाईलैंड के बॉर्डर्स पर तो बहुत ज़्यादा, उसमें वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती। और ये अभी इसके क्या यूजेस हैं? ओरल ट्रीटमेंट ये दी जाती है। आपको क्लोरोक्वीन बताया था, वो ओरल दी जाती है, IM IV नहीं दी जाती, ये ओरल दी जाती है। पारेंट्रल भी दी जाती है स्वेयर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए, लेकिन इसके लिए दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस
अवेलेबल जो अब यूज़ होती है वो आर्टिसोनेट है, क्लोरोक्विन नहीं दी जा सकती। कीमोप्रोफाइलेक्टिक इफ़ेक्ट भी है लेकिन ये भी नहीं यूज़ नहीं होता क्योंकि और ड्रग्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और पैरासिटिक इन्फेक्शन है बेबीसोसिस, उसके लिए भी ये यूज़ होती है। मेन क्या है, ओरल ट्रीटमेंट के लिए और ये होती है। पैरेंटल भी यूज़ हो सकती है लेकिन यूज़ नहीं हो रही, उसके लिए आर्टिसोनेट यूज़ होती है। कीमोप्रोफाइलेक्टिक इफेक्ट्स भी हैं लेकिन बेटर ड्रग्स अवेलेबल है तो वो यूज़ होती हैं। एडवर्स इफेक्ट, इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट सिंकोनिज़म है, ठीक है। उसमें क्या होता है, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, ठीक है, ऑडिटरी और विजुअल डिस्टर्बेंस और बहुत सा कुछ होता है। जिसकी वजह से अगर माइल्ड सिम्टम्स हो तो ये ड्रग कंटिन्यू की जाती है, बहुत ज़्यादा हो तो ये ड्रग स्टॉप की जाती है। ये क्यूनीन्स की बात याद रखें, ये क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स भी यूज़ होती है। एंटी अरिथमा आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया क्लास 1 भी ड्रग क्यूनीन ही है, ठीक है, ये वही ड्रग है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर रहा था मैं, सिंकोनिज़म करवाता है, विजुअल और ऑडिटरी डिस्टर्बेंस करवाता है, हेमाटोलॉजिकल G6PD डेफिशिएंसी की वजह से वो हेमोलिसिस करवा सकता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देता है, न्यूट्रोपिनिया करवा देता है और भी बहुत सारे इस तरह के हैं। CVS में ये अगर IV दिया जाए तो हाइपोटेंशन करवा देता है, ठीक है, QT प्रोलॉन्गेशन करवा देता है लेकिन लीथल एरिथमिया नहीं करवाता यूजुअली इन रूटीन, लेकिन कभी कभार करवा भी सकता है। QT प्रोलॉन्गेशन लेकिन करवाता है। इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाता है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करवाता है लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मिसकैरेज हो जाए या बच्चा डिलीवर हो जाए, इसलिए ये प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है। IM दिया जाए तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवाता है और इसका एक और एडवर्स इफेक्ट ब्लैक वाटर फीवर भी है जिसकी वजह से ये नहीं यूज़ हो जाता। मेन इसके एडवर्स इफेक्ट सिंकोनिज़म याद रखें, ब्लैक वाटर फीवर याद रखें, CVS एडवर्स इफेक्ट्स याद रखें। ये आज हमने 3 ड्रग्स ग्रुप पढ़ लिए, क्लोरोक्विनोलाइंस ड्रग ग्रुप्स पढ़ लिया, आर्टिमिसिनिन ड्रग ग्रुप पढ़ लिया और क्विनीन पढ़ लिया। बाकी जो है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।